तुर्की की राजधानी अंकारा का एसन बोगा हवाई अड्डा 23 दिसंबर 2025 की रात 8:20। दसॉल्ट फाल्कन 50 प्राइवेट जेट पर सैन्य वर्दी में 5 हाई प्रोफाइल हस्तियां सवार हुई। अंकारा से उड़ान भरकर प्राइवेट जेट को लीबिया की राजधानी त्रिपोली जाना था। टेक ऑफ तक सब कुछ ठीक रहा। आसमान में पहुंचकर जेट तूफानी रफ्तार से उड़ान भरने लगा। चालीस मिनट के सफर के बाद अचानक पायलट को अनहोनी की आहट हुई। पायलट ने जेट की इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश शुरू की। फिर फाल्कन 50 जेट के पायलट ने इलेक्ट्रिकल फेलियर का अलर्ट भेजा, लेकिन कोई कुछ कर पाता उससे पहले ही प्राइवेट जेट क्रैश हो गया। यह धमाका उसी हादसे का बताया गया है। जेट क्रैश से आधी रात में एकाएक इलाका चौंधिया गया। धूल उड़ी, बिजली कड़कने जैसी आवाज दिखी। यह उसी जेट की क्रैश साइट है। हादसे के बाद यहां जेट के कलपुर्जे जुटाने के लिए सर्च ऑपरेशन करना पड़ा। क्रैश कितना भयानक था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जेट का पुर्जा पुर्जा बटोरना पड़ा। लेकिन अंकारा जेट क्रैश ने कई मुल्कों में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि फाल्कन जेट में लीबिया मिलिट्री के 5 टॉप जनरल सवार थे। जेट क्रैश में सबका एक झटके में सफाया हो गया। अंकारा जेट क्रैश में जिनकी जान गई उनके नाम हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद, चीफ ऑफ स्टाफ यानी सेना प्रमुख थे। उनके साथ लीबिया की ग्राउंड फोर्सेस चीफ जनरल अल फितूरी घराइबिल, मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग अथॉरिटी के डायरेक्टर ब्रिगेडियर जनरल अहमद अल कतावी, जनरल हद्दाद के सलाहकार मोहम्मद अल असावी दीप और सेना प्रमुख हद्दाद के मिलिट्री फोटोग्राफर मोहम्मद उमर अहमद महजूब के जेट क्रैश में परखचे उड़ गए। 112'ye gelen ihbar üzerine biz hemen bu coğrafya buraya odaklanıyoruz ve gelen ihbarla birlikte jandarmamız ilk saat 22 itibariyle bu olay mahallinde uçağın enkazına geriye kalan parçalara ulaştı. अंकारा में क्रैश साइट पर 8 शव मिले। 5 सैन्य अफसरों के साथ जेट के 3 क्रू मेंबर भी मारे गए। हालांकि मलबे से मिले शव के टुकड़ों से शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं क्रैश साइट से जेट का वॉइस रिकॉर्डर और ब्लैक बॉक्स मिल गया है। तुर्की के गृह मंत्री ने जानकारी दी है कि जांच के बाद जेट क्रैश का पूरा सच सामने आएगा। Kaz alanında saat 02:45'te uçağa ait ses kayıt cihazı, saat 03:20'de ise kara kutu bulunmuştur. Bunların inceleme ve değerlendirme süreçleri ilgili kurumlarca başlanmıştır. Ayrıca Libya Savunma Bakanlığı tarafından görevlendirilen 5'i hayatını kaybedenlerin yakını olmak üzere 14 kişilik heyet ile Libya İçişleri Bakanlığı'ndan görevlendirilen 8 kişi yani toplam 22 kişilik Libya ekibi Ankara'ya intikal etmiştir. तुर्की ने पहली नजर में जेट क्रैश को किसी दुश्मन देश की साजिश नहीं माना, मगर एर्दोआन ने सिग्नल दिए हैं कि जांच में अगर रत्ती भर भी सबूत मिले तो वो बदला जरूर लेंगे, क्योंकि एर्दोआन लीबिया के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हद्दाद के सबसे बड़े समर्थकों में से एक हैं। Ankara'dan Trablus'a giderken kaza kırıma uğrayan uçakta şehit olan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali El Haddad'ın başkanlığını yaptığı
Libya heyetine ve uçak mürettebatına Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Mevla ruhlarını şad, mekanlarını inşallah cennet eylesin. Kardeş Libya halkına, Libya silahlı kuvvetlerine, hükümetine aynı şekilde başsağlığı diliyor. Ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum. जेट क्रैश से पहले जनरल हद्दाद का एर्दोआन ने ग्रैंड वेलकम किया था। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। जनरल हद्दाद तुर्की के आधिकारिक दौरे पर थे। तो क्या जनरल हद्दाद का सफाया कर एर्दोआन से बदला लिया गया है? लीबिया की लड़ाई में कितने देशों का स्टेक लगा हुआ है? लीबिया में तुर्की का इंटरेस्ट क्या है? तो पहले ये समझते हैं कि लीबिया में सत्ता के दो केंद्र क्यों हैं। लीबिया के पूर्व तानाशाह कर्नल गद्दाफी के खात्मे के बाद लीबिया गृह युद्ध में उलझा हुआ है। जहां जीएनयू यानी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी नाम की एक सरकार है, जिसका कब्जा राजधानी त्रिपोली और पश्चिमी लीबिया पर है। इस सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री अब्दुल हामिद दबीबे हैं, जिन्हें यूएन से मान्यता मिली है। तुर्की और कतर जीएनयू के कट्टर समर्थक हैं। इसी जीएनयू के सारे जनरलों का खात्मा अंकारा जेट क्रैश में हुआ है। तो क्या लीबिया की दूसरी सरकार ने अंकारा जेट क्रैश कांड करवा दिया? कितना ताकतवर है खलीफा हफ्तार? लीबिया में सत्ता का दूसरा सेंटर पूर्वी हिस्से में है। यहां जनरल खलीफा हफ्तार की लीबियन नेशनल आर्मी यानी एलएनए हुकूमत करती है। फील्ड मार्शल हफ्तार के साथ रूस, यूएई, मिस्र, सऊदी अरब, जॉर्डन और फ्रांस माने जाते हैं। ऐसे में लीबिया के खलीफा हफ्तार को किसी से कम नहीं आंका जा सकता। हाल ही में फील्ड मार्शल हफ्तार ने पाकिस्तान से बड़ी आर्म्स डील की है। लीबियन नेशनल आर्मी ने पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी 4.6 बिलियन डॉलर की हथियार डील की है। यूएन के हथियार पाबंदी के बीच पाकिस्तान ने खलीफा हफ्तार को JF-17 जंगी जेट देने की जुर्रत दिखाई है। तो क्या पाकिस्तान ने हफ्तार के लिए अंकारा जेट क्रैश की साजिश अंजाम दी? क्या तुर्की में मुनीर के एजेंट एक्टिव हैं? इस पर कुछ भी कहना मुश्किल है, मगर तुर्की में घुसकर एर्दोआन को चैलेंज देकर जनरल हद्दाद का सफाया अकेले हफ्तार के बूते की बात नहीं। तो क्या जेट क्रैश में मोसाद एजेंट का एंगल भी हो सकता है? क्योंकि दुश्मन को घर में घुसकर मारने के लिए दुनिया भर में मोसाद एजेंट ही कुख्यात हैं। वैसे भी इजराइल और तुर्की में भयानक वॉर टेंशन चल रही है। तुर्की ने इजराइल के साथ कारोबार सस्पेंड कर दिया है। तुर्की ने इजराइल के विमानों के लिए अपने हवाई इलाके में नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है। तुर्की ने पीएम नेतन्याहू के साथ 37 इजरायली अधिकारियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर रखा है। तुर्की गाजा और सीरिया के युद्ध की वजह से इजराइल से दुश्मनी मानता है। एर्दोआन नेतन्याहू को तुर्की के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हैं। इजराइल भी तुर्की को सबक सिखाने के लिए गोलबंदी में जुटा हुआ है। अंकारा जेट क्रैश से ठीक एक दिन पहले यरूशलेम में तुर्की के खिलाफ नया गठबंधन तैयार हुआ है, जहां इजराइल, ग्रीस और साइप्रस ने सुरक्षा सहयोग बढ़ाने का ऐलान किया है। We're cooperating and discussed in detail cooperation in many fields: energy, technology, connectivity, and also security that guarantees this all. नेतन्याहू ने तुर्की से टकराने की तैयारी कर ली है। वो बहुत जल्द प्रेसिडेंट ट्रंप से मीटिंग करेंगे। सुपर पावर से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद इजराइल का मिशन अंकारा शुरू हो सकता है। इसलिए अंकारा जेट क्रैश को सिर्फ हवाई हादसा मानना जल्दबाजी होगी। मुमकिन है खाड़ी युद्ध का नया मैदान लीबिया है, जहां महाशक्तियों के मोहरे फिलहाल खूनी संघर्ष में उलझे हैं।
लेकिन जल्द ही महायुद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि लीबिया ऐसा बारूदी बैटल ग्राउंड बन चुका है जिस पर अमेरिका ने अपना रुख साफ नहीं किया है। अमेरिका पर्दे के पीछे रहकर लीबिया की दोनों सरकारों को शह देता आया है। अब अगर सुपर पावर यही डबल स्टैंडर्ड मेंटेन रखता है तो खाड़ी के कई देश खतरे में पड़ सकते हैं, क्योंकि इजराइल, तुर्की जैसे देश जब भिड़ेंगे तो युद्ध एक देश तक सीमित नहीं रहेगा।